चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं आपको। आज 5 फेब है, 5 फरवरी 2021 और आज से 4 दिन के बाद षष्ठ ग्रही योग बन रहा है। रादर हम कह सकते हैं सप्तग्रही योग एक तरह से होगा वो। तो उसमें क्या क्या परिस्थितियां होंगी, आप लोगों के कई दिनों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे और मैंने भी आपको प्रॉमिस किया था कि उस पर मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो देने वाला हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे अलग अलग, उनके आधार पे मैंने ये वीडियो तैयार किया है और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 9 फेब के पहले और बाद में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत कुछ अंदाज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि मैं इसमें प्रयास करता हूं कि जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली हैं उनको मैं पहले ही विदित करा सकूं, बता सकूं। तो फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ देखिए कि मैं क्या आपको 9 फेब के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए, तो 9 फेब 2021 8:31 टाइम थोड़ा बहुत वेराई हो सकता है सॉफ्टवेयर्स के आधार पे, बट ये लगभग 8:30 बजे के बाद ही ऐसा होने जा रहा है कि जब 6 ग्रह एक साथ कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब है जिसको आप कहते हो मकर राशि में एक साथ होने वाले हैं। अब क्या परिस्थिति है, हम इसको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी आगे देखेंगे। अभी हम इसको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहां पर हमने लग्न जो है वो टॉरस को बनाया है, वृष को बनाया है, जहां इस समय राहु विराजमान है और स्कॉर्पियो में केतु विराजमान है। तो ये हमने जो आपको 4 महत्वपूर्ण दिए हैं चार्ट 1 2 3 4 और 5, ये मैं अलग अलग आपको बताने जा रहा हूं कि क्या परिस्थिति यहां होने वाली है और उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये 9 फेब को ये स्थिति पैदा होगी कि कैप्रिकॉर्न में ये है, यहां पर देख रहे हैं आप, ये 9th हाउस बनेगा इसके हिसाब से जाके। यहां कैप्रिकॉर्न में, इसका मतलब मकर राशि में ये 6 प्लैनेट्स मौजूद होंगे। मैंने वो टाइम लिया जिस समय मून एंटर करेगा कैप्रिकॉर्न में। 000 आप देख रहे हो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, ये नक्षत्र सूर्य का होता है। और सैटर्न यहां पे देख रहे हो आप 12:08 डिग्री पर, वीनस 15:55 पे, जुपिटर 17:57 पे, मरकरी रेट्रोगेड है 24:36 पे धनिष्ठा नक्षत्र में और सन 26:56 पे धनिष्ठा नक्षत्र में। तो यहां आप देख सकते हैं 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं, जो यहां पर अलग अलग फॉर्मेशंस हुए हैं, जिनको आप कहते हो अलग अलग तरह के योग जो फॉर्म हुए हैं, उनको हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ योग जो 6 ग्रहों का बना है उनका इंपैक्ट क्या होगा। वैसे तो आप है बुधादित्य योग बना रहा है, फिर आप देखें कि यहां पर सैटर्न मून विष दोष बनाएगा, ये वो मैं सन और मरकरी जो है वो निश्चित तौर पे अभी बताया था आपको बुधादित्य योग की परिस्थितियां पैदा करेगा। तो ये चीजें या जुपिटर और मून, ये मैं नहीं अलग अलग बता रहा हूं योग आपको, केवल मैं आपको ये परिस्थिति बता रहा हूं कि ये 6 हुए हैं, इनका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए अब देखिए जरा, यहां पर अगर हम देखें, ये श्रवण नक्षत्र में है 3 के 3 ग्रह महत्वपूर्ण, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, तीनों यहां पर श्रवण में। अच्छा, इनकी डिग्रीज भी बहुत क्लोज हैं, 12, 15, 17 देख सकते हो आप। तो सैटर्न और वीनस तो आपस में बहुत ही बड़े अधिमित्र कहते हैं इनको, मित्र, अधिमित्र एक होता है, एक मित्र होता है, तो ये अधिमित्र हैं। क्योंकि सैटर्न का अगर सबसे अच्छा कोई फ्रेंड है तो कौन है, वीनस है। क्यों है, क्योंकि ये राक्षसों के देवता थे। 2 ही तरह के देवता हैं, एक तो आप देख रहे हो जुपिटर जो कि देवताओं के हैं, और ये वीनस जो कि राक्षसों के थे। दोनों ही एक जगह पर विराजमान हैं, 15, 55, 17, 57। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट यह हुआ कि अच्छे विचारों में और बुरे विचारों में जबरदस्त कन्फ्रंटेशन रहेगा, जिसको कहते हो कि जो व्यूज होंगे, जो बुरे होंगे, कई लोग उसको अच्छा मान के चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अच्छे विचार होंगे उन पर अधिमान्यता हो जाएगी बुरे विचारों की। महत्वपूर्ण देखिए आप, क्यों,
उसका कारण यह है कि यहां आप देख सकते हो कि वीनस का जो पावर है सैटर्न के एसोसिएशन के साथ ज्यादा हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सैटर्न अपनी राशि में है। पॉइंट नंबर 3, जुपिटर नीच राशि में है। और पॉइंट नंबर 4, जुपिटर के आगे और पीछे दोनों ही तरफ इसके एडवर्सरीज हैं, इसके दुश्मन हैं, इसके एनिमीज हैं, दोनों ही तरफ। क्योंकि जुपिटर का वीनस और मरकरी ये दो ही होते हैं जो कि एनिमीज होते हैं, दोनों से घिरा हुआ है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जुपिटर क्या प्रतिनिधित्व करता है? हमारे अच्छे विचारों को, अच्छे पार्ट को करता है। अब उसको दोनों ही तरफ से क्या किया गया है? कमजोर किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि इस कालखंड में अच्छे विचारों का स्थान कम रहेगा। अच्छे विचार लोग के ऊपर कह सकते हो, अच्छे विचारों के लोगों के ऊपर कह सकते हो, डोमिनेट करेगा एक निगेटिव या कह सकते हो एक गलत विचारधारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, मरकरी यहां पर आप देख रहे हो रेट्रोगेट है और धनिष्ठा किसका नक्षत्र होता है? मंगल का। इसी तरह से सन भी मंगल के नक्षत्र में मौजूद है। इसका अर्थ यह होता है कि हम ध्यान से देखें तो यह कंबस्ट हो गया। मरकरी 24-36 पे है और सन 26-56। इसका मतलब है लगभग 2 डिग्री के लगभग डिफरेंस पे है, 2 से 2.5 डिग्री। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मरकरी एक तो रेट्रोगेट है और दूसरा ये कंबस्ट है। तो इसका मतलब मरकरी भी यहां पर कमजोर हो गया। मरकरी किसका मालिक होता है? मरकरी हमारे कम्युनिकेशन का मालिक होता है। मरकरी जो हम ट्रांजैक्ट करते हैं, अपने विचारों को कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, उसका मालिक होता है, इंटेलेक्ट का मालिक होता है, हमारी बुद्धि का। वो कंबस्ट हो गया। वो कैसा हो गया? अस्त हो गया। तो अस्त हो गया तो क्या फिर दूसरा पॉइंट हुआ कि फिर एक बार जिसको इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज कहते हो, जिसको इंटेलेक्चुअल आप प्रिविलेजेस कहते हो, वो कम हो जाएंगे इस समय। इसका मतलब क्या है कि जो अभी यहां पर एक पॉइंट बताया था जुपिटर के बारे में कि अच्छे विचारों पर डोमिनेट होगा, वही चीज यहां पर फिर एक बार हो रही है। कम्युनिकेशन गैप भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि अच्छे विचार एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये यहां पर मौजूद है, ध्यान से देखिए 9th में। अगर हम देखें तो इनकी सबकी दृष्टि यहां 3rd हाउस पे आ रही है, देख रहे हैं आप यहां पर। अब जब 3rd हाउस पे दृष्टि आ रही है तो 3rd हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3rd हाउस हमारे जो है वो करेज का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। इसमें हमारे पास वो शक्ति आती है जिनसे हम बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ जो होती हैं उनसे लड़ने का हमें यहां से पावर मिलता है, यहां से शक्ति मिलती है। अगर यह हाउस कमजोर हो जाए तो फिर हम जीवन में लड़ नहीं पाते हैं। कठिन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से हम सरेंडर कर देते हैं जल्दी। यह हमारे पड़ोसियों का भी हाउस होता है, जो नेवर्स होते हैं उनका भी हाउस होता है। तो अब ध्यान से देखिए कि 6 जो भी हैं हमारे प्लैनेट्स, सबके सब अपनी 7th दृष्टि 3rd हाउस को दे रहे हैं। अब जब ये 3rd हाउस को दे रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि 3rd हाउस हमारा एफ्लिक्टेड हो गया। एफ्लिक्टेड क्यों हो गया? अभी हाल बता चुका हूं क्या क्या रीजन है। ये भी कंबस्ट हो गया, इसके भी दोनों के दोनों यहां पर दोष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये विषदोष हो गया यहां पर, ये भी देख रहे हो। तो कुल मिला के क्या परिस्थिति बनी। और सन वैसे भी आपको पता है कैप्रिकॉर्न में शनि की राशि है तो अपने इनवर्स साइन में है। इसका मतलब है कि उसका साइन जो है अपने जिसको कहते हो एनिमी के साइन में है, तो ये भी एफ्लिक्ट हो गया। तो इसका मतलब है ये हाउस जो एफ्लिक्टेड हुआ 9th, ये पूरा का पूरा दृष्टि यहां पर 3rd हाउस पे दे रहा है। क्या होगा? बुध भी यहां पर कैसा हो गया देख सकते हो आप, रेट्रोगेट के साथ, जिसको कंबस्ट कहते हो धनिष्ठा नक्षत्र में। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि जो कम्युनिकेशन आपकी होगी वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्ट होने वाली है। कोई भी कम्युनिकेशन करेगा वो पूरी तरह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पाएगी, उसमें दूसरा उसका गलत अर्थ निकालेगा, उसका एक्सप्लेनेशन गलत करेगा। आप देख सकते हो यहां पे विशेष बात जो है वो क्या है? एक्सप्लेनेशन। यहीं पर जुपिटर, यहीं पर सन है। सरकार का मालिक भी यहीं पर है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट जिसको कहते हो, पूरा का पूरा गवर्नमेंट। और जुपिटर भी यहां पर है जो विजडम देता है इन चीजों को समझने की। और दोनों ही एफ्लिक्टेड हैं, दोनों ही, क्योंकि बता चुका हूं सन किस में है? सैटर्न के साइन में है। और जुपिटर यहां पर एफ्लिक्ट है, नीच में है अपने, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हो। तो विजडम है, जो विवेक जो है वो जाता
मतलब जाता रहेगा ऐसा दिखाई देगा। तो सबका सब दृष्टि यहां पर हुआ। अब जब यहां पर हुआ तो फिर हमारे पड़ोसी, उनसे भी हमारी दिक्कतें आने वाली हैं, उनसे भी परेशानी होने वाली है, उनसे भी संघर्ष की परिस्थितियां। तो इसलिए जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ भी संघर्ष की परिस्थिति निश्चित तौर पर बनने वाली है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। मार्स यहां देख रहे हैं हम अपनी राशि में है, मेष में, देख सकते हो आप 1 2 3 4, फोर्थ दृष्टि दे रहा है ये थर्ड हाउस को। अब यहां पर इसकी दृष्टि जो है वो नीच हो जाएगी जाके, क्यों? क्योंकि कैंसर है, कर्क है, अपनी राशि से देख रहा है थर्ड हाउस। इसका अर्थ यह हो गया, और देख सकते हो कि मार्स के एस्टेरिज्म में या कॉन्स्टिलेशन में कौन है? मरकुरी और सन है। इसका मतलब यह हो गया कि मार्स जो है वो इनको, मार्स भी प्रभावित कर रहा है। मार्स यहां दिख रहा है हमें इनसे सबसे बाहर है, ऐसा नहीं है। मार्स के ही देख रहे नक्षत्र में हैं ये दोनों, मरकरी और सन धनिष्ठा में, और ये फोर्थ दृष्टि दे रहा है अपने नीच के साइन पे। इसका मतलब यही परिस्थिति यहां पर भी ट्रांसलेट करें तो यही हुई कि पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होंगे और छुटपुट घटनाएं भी हो सकती हैं। बहुत बड़ी घटनाओं की आशा नहीं है। क्यों? उसका कारण यह है कि यहां पर मार्स का एसोसिएशन नहीं, मैंने पीछे भी वीडियो आपको दिया था, याद करिए, जब मैंने कहा था विश्व युद्ध नहीं होगा, अभी कोई परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। हां, संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी, और उस समय संघर्ष हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान में। बताया था मैंने आपको उस वीडियो में कि विश्व युद्ध, लोग आपने पूछा था क्या विश्व युद्ध के चांस है, उस समय मैंने मना किया था, नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यह परिस्थिति के कारण कम्युनिकेशन की स्थिति खराब होगी पूरी की पूरी। इसी के साथ साथ यह चूंकि है, आप देख सकते हो कैंसर, इसका मतलब है यह जल राशि है, और यह 10 मकर, इसको कहते हैं हम पृथ्वी तत्व की राशि है। तो क्या अर्थ हुआ कि हां, यहां जरूर फर्क पड़ना है हमें, जिसको आप पृथ्वी तत्व कहते हो और इसको कहते हो जल तत्व। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई जलीय घटना, दुर्घटना, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। जलों से संबंधित कोई विकार पैदा हो सकते हैं, जलों से संबंधित किसी तरह का वायरस या किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की ऐसी परिस्थितियां वो अस्तित्व में आ सकती हैं। तो इस तरह की परिस्थिति भी यहां पर आ सकती है। आप देख रहे हो राहु और केतु अलग है इनसे सबसे, लेकिन राहु और केतु, फिर एक बार देखिए, ये राहु मृगशिरा नक्षत्र में है और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो राहु जो है मृगशिरा में है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मंगल के, और ये केतु जो है वो बुध के नक्षत्र में है। तो अगर हम देखें कि मंगल और बुध, देखिए मंगल भी यहां पर शामिल है और बुध यहां पर ऑलरेडी मौजूद है जो कि कम्बस्त है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो परिस्थितियां ये आएंगी कि जब एक साथ कांग्रीगेशन हो रहा है तो बहुत अजीब परिस्थितियां पैदा होंगी, जिनमें आप बलबे कहते हो, जिनमें आप भीड़ के उद्दंड होना कहते हो, जिनमें आप कोर्ट्स के फैसले गलत होना कह सकते हो, जिसमें आप सरकार के फैसले गलत होना कह सकते हो, जिसमें आप इंटेलेक्ट का खराब होना, कोई बात समझ में नहीं आना, डिसीजन उल्टे होना, लॉजिक में कमी हो जाना, क्योंकि लॉजिकल जो पार्ट होता है हमारा, वो मरकरी उसको पूरी तरह से डोमिनेट करता है। तो लॉजिकल पार्ट अगर अच्छा नहीं होगा, कभी इन्फरेंस सही नहीं आएंगे, कभी कंक्लूजन सही नहीं आएंगे। तो वो भी यहां पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर कालखंड में। हम देख सकते हैं यहां पर मून भी हमारा जो है वो शनि के साइन में प्रवेश हो रहा है। पता होगा आपको, ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल एक इन्फ्रेंस में शामिल किया जाता है कि मून अगर यहां होता है तो ये भी स्टीप टाइप के कुछ ऐसे हमें असफलताएं देता है, या कोई ऐसे ब्लॉट्स देता है, स्पॉट्स देता है जिनको मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहां परेशानी, ये भी मून अपने इनवर्स साइन में आ रहा है, देख सकते हो आप जस्ट एक्सिस पे। तो ये भी परिस्थिति जो है यहां पर, इसका मतलब कि ये जो संगम हो रहा है, ये संगम बहुत अच्छा नहीं है, ये संगम जो है वो नेगेटिव है। चलिए अब आगे चलते हैं, और भी कई पॉइंट्स हैं। 12 फरवरी को 2:11 पर हम देखते हैं कि मून बाहर आ जाएगा इससे। 12 फरवरी 2:11 रात को, सुबह कहेंगे जिसको, तो मून बाहर। इसका मतलब 9 फरवरी से 12 फरवरी तक का ये कालखंड जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। प्रभाव इसका कब तक रहने वाला वो अभी आगे बताऊंगा मैं। अब 12 फरवरी को इस सन 21:21 पे, इसका मतलब रात को 9:21 पर यह भी 00 हो गया, यह भी बाहर आ जाएगा। तो मून और सन दोनों ही बाहर हो जाएंगे
इस समागम से, इस जिसको कहते हो मेल से। अब महत्वपूर्ण है, कुछ क्वेश्चंस आपके ये भी थे कि क्या 1962 जैसी परिस्थिति बन रही है भारत में, क्या युद्ध हो जाएगा, कहीं विश्व जैसी परिस्थितियां तो नहीं बन जाएंगी। तो 1962 का चार्ट भी मैंने यहां पर लिया है। और 1962 में क्या था, हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लानेट एक साथ थे 62 में। यह डेट थी 5 फरवरी 1962। 1962 में बहुत घटनाएं हुई थी, आपको पता है, एक विश्व जैसी परिस्थितियां बन गई थी, भारत के ऊपर भी हमला हुआ था, साथ ही साथ आप समझ सकते हो क्यूबा और रूस, अमेरिका के साथ बहुत बुरी स्थितियां पैदा हो गई थी। उस समय काफी अमेरिका में भी डिस्टर्ब हुआ था, उनके राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी, बहुत चीजें हुई थी। तो हम ये देख सकते हैं कि 5 फरवरी 1962 का हमने ये चार्ट जो लिया है, यहां मून, जुपिटर, वीनस, केतु, मरकरी, सन, सैटर्न और मार्स सभी एक जगह पे 8 हैं, राहु केवल अलग है। यहीं पर प्लूटो भी था, यहां पर भी प्लूटो है, ध्यान रखिए। प्लूटो जो होता है वो हम कह सकते हैं वो हिडन चीजों का मालिक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है वो, उसको हम कंसीडर करते हैं, जब जरूरत होती है उसको कंसीडर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां होती हैं, जितनी भी नेगेटिव गतिविधियां होती हैं, जितने युद्ध होते हैं, भयंकर त्रासदी होती हैं, जितने ड्राउट्स होते हैं, उन सब में उसका बहुत योगदान होता है। तो वो भी यहीं पर विराजमान है, ध्यान रखिए। तो इसलिए ये 6 की जगह सप्तग्रही योग आप कह सकते हो। चूंकि हम उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए आपके सामने मैंने केवल 6 ग्रह दिखाए हैं। अब यहां पर हम आ गए तो ये 8 ग्रह थे 1962 में, केवल राहु अलग था। और राहु वो था, वो भी दृष्टि दे रहा था अपनी, देख सकते हो राहु यहां से दृष्टि देगा, क्योंकि उस समय भी कैप्रिकॉर्न में ही बना था ये संयोग। इसका मतलब है मकर में ही बना था, और ये सब के सब ग्रह यहां पर मौजूद थे। तो उस समय की स्थितियां ज्यादा विकट थी आज से। आज तो हम देख सकते हैं मार्स भी बाहर है, केवल दृष्टि दे रहा है, और वो भी यहां दे रहा है 3rd हाउस को, और राहु केतु भी बाहर हैं। इनमें से भी, दोनों में से कोई यहां साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग परिस्थितियां थी, जहां पर हम कह सकते हैं कि 9 ग्रह एक साथ थे। अगर केतु को भी मिला दिया जाए तो केवल राहु बाहर था, उसकी भी दृष्टि पड़ रही थी, तो वह पूरा का पूरा एनर्जाइज हो गया था, जिसको आप मकर राशि कहते हो। अब आप, कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे, क्या बहुत बड़े भूकंप की चांस है इस पर्टिकुलर टाइम में? तो देखिए, भूकंप के लिए एक विशेष बात है, हमने आपको पीछे काफी वीडियोस दिए थे। भूकंप के लिए मैंने इसी से मिलता जुलता एक महत्वपूर्ण निकाला है चार्ट। 15 जनवरी 1934 का, 1934 का क्या परिस्थिति थी उस समय, आप देख सकते हो। 1934 को जो परिस्थिति थी वो ये थी, मरकरी, सन, मून, मार्स, सैटर्न और राहु ये सब एक साथ थे। ध्यान दीजिए, 2 4 6 ग्रह एक साथ थे। जो मरकरी और सन था उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था सूर्य का, मून और मार्स श्रवण नक्षत्र में था, मून, मार्स और सैटर्न श्रवण नक्षत्र में थे, यहां भी श्रवण है, ध्यान से देख सकते हो। और राहु जो था वो धनिष्ठा नक्षत्र में था, यहां मरकरी और सन धनिष्ठा में है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां राहु इन्वॉल्व था, यहां राहु इन्वॉल्व नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कालखंड में जब ये 6 महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ हुए थे, तो 15/1/1934 को, 15-16 जनवरी को यह हुआ था। वहां पर बहुत जबरदस्त जो है भूकंप आया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग। उस समय अंग्रेजों के साथ संघर्ष की स्थितियां चल रही थी। तो ये मैं आपको पीछे वीडियो दे चुका हूं, मैं इस पर और भी आगे वीडियो दूंगा अभी आपको। तो यहां पर जो परिस्थिति बन रही थी, उस वजह से यहां पर भूकंप आया था। यहां पर क्या है, यहां हम ये देख पा रहे हैं कि यस, भूकंप की परिस्थितियां तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा भूकंप नहीं आएगा। बहुत बड़ा भूकंप क्यों नहीं आएगा, ध्यान से समझिए। यह 9 फरवरी 8:31 का कालखंड है, 12 फरवरी 2:11। इसका मतलब यह लगभग जो भी कालखंड है, लगभग 2 दिन से 2.25 दिन है। चंद्रमा एक राशि में इतना ही रहता है। क्या परिस्थिति बनेगी, देखो, जब चंद्रमा ये जैसे ही इसकी डिग्रीज बढ़नी शुरू होंगी, 0 पे है, यहां पे डिग्रीज बढ़नी शुरू होंगी, तो सबसे ज्यादा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा चंद्रमा का, वो ये होगा आके, ध्यान दीजिए, दिस वन, जहां पे आके ये मरकुरी जो कंबस चल रहा है, रेट्रोगेट है, जब मून यहां पर आएगा, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, तो भूकंप की परिस्थितियां बन सकती हैं। जरूरी नहीं बहुत बड़ा भूकंप आए, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रहण नहीं है, इक्लिप्स नहीं है। इक्लिप्स में परिस्थितियां
ज्यादा विकराल होती हैं। इस दिन न्यू मून जरूर है, इसका मतलब क्या हो गया? अमावस्या। अमावस्या के बाद जो समय शुरू होता है, अमावस्या को हम न्यू मून कहते हैं, उसको फुल मून कहते हैं, पूर्णमासी को। तो 9 फरवरी को यह परिस्थिति जरूर है कि न्यू मून है, लेकिन वहां पर आते हैं जिसको आप कहते हो भूकंप की परिस्थितियां बनती, लेकिन विकराल भूकंप। इस दिन भी न्यू मून था, ठीक है, इस दिन भी न्यू मून था, और इस दिन लेकिन वो भी था जिसको हमने कहा इक्लिप्स। यहां इक्लिप्स नहीं है, इसका मतलब ग्रहण नहीं है। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 कि यहां पर जो आप देख रहे हैं राशि कैप्रिकॉर्न, यह राशि आपकी चिली, मैक्सिको, उन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती है, और उन क्षेत्रों को करती है जो नॉर्दर्न क्षेत्र में आएंगे, जिसमें हम कह सकते हैं ये पूरा आपका टर्की का क्षेत्र है, या ईरान का क्षेत्र है, ये चाइना का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करेगी ये। तो चाइल है, या चिली जिसको कहते हो, मैक्सिको है, या इन क्षेत्रों में भूकंप के जरूर झटके आ सकते हैं, और ये कालखंड यही होगा। ध्यान रखिए जो मैंने बताया है आपको, जब ये मरकरी के पास से गुजरेगा तो यही 9 से लेके 12 के बीच में ये कालखंड हो सकता है, जहां पर ये परिस्थिति घटित होने के पूरे चांसेस हैं। पर विकराल या भयंकर वाला जो भूकंप है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ना तो यहां पे मार्स है साथ में, ना यहां पर राहु केतु की परिस्थिति बन रही है ना। तो इसी तरह अच्छा, ना विकराल युद्ध की परिस्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि मार्स अलग है, मार्स की दृष्टि यहां नीच पे आ रही है, मार्स इनमें इन्वॉल्व नहीं है, ना ही इसमें किसी तरह से राहु इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनसे अलग हैं, तो इसलिए ये इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं। हां, हल्के पूरे फिर हो सकते हैं प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं। अब बात उठती है कि ये कब तक रहेगा, ये लागू कब तक रहेगा, ये प्रभाव कब तक रहेगा। तो निश्चित तौर पे ये बताया गया है कि जब कभी ये सैटर्न आप देख रहे हो अपनी राशि में है, जब यहां पे आपके कैप्रिकॉर्न में होता है तो इसका एक कालखंड लंबा होता है। जब तक सैटर्न यहां रहेगा तब तक ये हमें इसके प्रभाव दिखाई पड़ेंगे, हमारी इकोनॉमी में प्रभाव दिखाई पड़ेंगे, हमारे जिसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हो उसमें दिखाई पड़ेंगे। हमारी इकोनॉमी आप देखोगे आगे चल के कि हमारी नहीं, पूरी दुनिया के लिए है ये। तो वहां परिस्थितियां जो है वो विपरीत पैदा होंगी, महंगाई बढ़ेगी, राइज होगी एकदम। और साथ ही साथ क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर जो है शेयर्स एकदम डाउन होंगे, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स एकदम ऐसे होंगे डाउन कि लगेगा ये सब कुछ चौपट हो रहा है। तो ये परिस्थितियां आने वाली हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हो जुपिटर अभी यहां पर नीच का चल रहा है, तो सोने के दाम भी बहुत ज्यादा अभी बढ़ने वाले नहीं हैं। परिस्थितियां अभी सोने के लिए या गोल्ड के लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। इसी तरह से आप चांदी को भी देख सकते हो, सिल्वर भी बहुत ज्यादा इस समय इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो वीनस मून दोनों यहां पर विराजमान हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं बता रहे हैं। तो ये चीजें हैं आपके सामने। कंपैरेटिवली चांदी ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, बता चुका हूं आपको इस कारण से। तो इस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, जन आक्रोश बहुत बढ़ने वाला है। जन आक्रोश में आप देखेंगे जगह जगह पर देश देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं, हाय तौबा मच रही है, बहुत बड़े बड़े जुलूस मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसी सरकार और जुडिशरी के बीच में टसल होने वाली है, सरकार के बीच में मुसीबत होने वाली है, पड़ोसियों में मुसीबत होने वाली है। तो ये परिस्थितियां यहां पर निश्चित तौर पे सामने आने वाली हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ा, कोई जिसको कहते हो एक दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा कोई जिसको आप कहते हो एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, वो फेल हो सकता है। आपको पता है ये प्रभाव शुरू हो जाते हैं, प्रभाव ये शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे ये सब प्लानेट एक साथ हैं, इसके आते ही सब साथ हो जाएंगे, केवल मून के आते ही, बाकी सब साथ हैं। तो ये प्रभाव ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ये चलने वाले हैं, ये चलेंगे। तो बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े विरोध, कुछ ऐसे कानून जो लोगों को परेशान करेंगे, कुछ ऐसे जजमेंट्स जो कोर्ट्स के जो लोगों को परेशान करेंगे, उनको बदला जाएगा। हायर जो जितनी है इनका जुडिशियल सिस्टम, जैसे नीचे का कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम, नीचे का ऊपर वाला बदल देगा, ऊपर का और ऊपर वाला बदल देगा, और कोर्ट्स की कई जगह आलोचना होगी।
इसी तरह से जो प्रजातंत्र जितने भी देश है, प्रजातांत्रिक देश है, उनमें आप देखोगे कि काफी कुतूहल, काफी रोमांच, काफी परेशानियां भी रहेंगी। कुतूहल और रोमांच से है कि क्या ये सरवाइव कर पाएगा प्रजातंत्र, और आप देखेंगे कि काफी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कई तरह की यहां पर हमें परेशानियां, इस तरह के क्लैशेस गवर्नमेंट में, लोगों में दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न देख रहे हो आप, ये वर्किंग क्लास का डोमिनेशन करता है। तो ये क्लास जो है वो बाहर निकलेगा, रोड पे निकलेगा, विरोध करेगा, चाहे वो सत्ता हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे और कुछ भी हो। और कई जगह पर भूख बढ़ेगी। आप देखेंगे इस बात को कि भूख की परिस्थिति बढ़ेगी और बरसात में भी कमी आएगी। अभी इस कारण से आप देखेंगे कि अगले कुछ समय में बरसात में कमी है प्रोपोर्शनेटली। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा विवेचन 9 फरवरी का भी दिया, 1962 का भी दिया, फिर मैंने आपको ये 1934 का भी दिया, ये 2021, 1962, 1934 और एज ए होल मैंने सभी का जो आपके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन उनके जवाब एक साथ देने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि कोई भी अगर विवेचन करो तो उसमें सैकड़ों क्वेश्चन छूट जाते हैं, निश्चित तौर पे सैकड़ों विवरण छूट जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। किसकी दृष्टि कहां पर है, किसके क्या प्रभाव हो रहे हैं और क्या क्या योग बन रहे हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपके लिए कवर किए हैं। जो आपने, आपकी जो कंसर्न्स थी, जो क्वेश्चंस थे, उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया है और मुझे पूरी आशा है कि इसके बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, दुष्प्रभाव चलने वाले हैं, लेकिन विश्व युद्ध जैसी कोई अभी परिस्थिति नहीं बन रही है। मैं आपको बता चुका हूं, मैं एडवांस में आपको पहले बताऊंगा कि अब क्या परिस्थिति आने वाली है। विश्व युद्ध जैसी कोई परिस्थिति नहीं है, वो ही रीजनल टसल्स चलेंगे। आगे मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें मध्य एशिया, जिसमें साउथ अमेरिका, जिसमें और भी कई देश दुनिया के शामिल हैं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन आगे और देने वाला हूं। अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, लाइक करिए और इस फैमिली के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें हम अलग हट के आपको वीडियोस देने का प्रयास करते हैं जो आगे घटित होने के पूरे संभावनाएं लेके आते हैं। थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा। अगला वीडियो जल्द ही। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।